तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कौन सा है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। और उसको डिस्कवर किसने करा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने करा था 1900 में। ठीक है। द ब्लड ऑफ वन पर्सन इज नॉट ऑलवेज कंपैटिबल विद दैट ऑफ द अनदर पर्सन। ज़रूरी नहीं है हर पर्सन का सेम ही ब्लड हो, हर पर्सन का अपना अपना ब्लड होता है टाइप का, और कंपैटिबिलिटी सेम नहीं होती किसी एक पर्सन के दूसरे पर्सन के साथ। तो इसीलिए जब भी हमें ट्रांसफ्यूजन करना है या डोनेट करना है ब्लड, तो उससे पहले टेस्ट करना है, उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करना है और फिर ट्रांसफ्यूज करना है। जैसे कि पर्सन ए वांट्स टू गिव ब्लड टू पर्सन बी। ठीक है, ए पर्सन ने बी पर्सन को ब्लड देना है। तो अब क्या है, पहले इसकी कंपैटिबिलिटी चेक होगी कि ये कितना कंपैटिबल है। ये ना हो कि ये दूसरे टाइप का हो और जब बी पर्सन में जाए तो डिस्ट्रक्शन कर दे या कोई बीमारी कर दे। तो इसीलिए हमेशा ट्रांसफ्यूजन या डोनेशन से पहले हमें कंपैटिबिलिटी चेक करना या उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ओनली कंपैटिबल ब्लड इज टू बी ट्रांसफ्यूज। जो अगर कंपैटिबल निकला, मतलब उस पर्सन के लिए ठीक निकला, तभी हम उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। इफ इनकम्पैटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज देन एग्लूटिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स अकर विच लीड्स टू द हीमोलाइसिस ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड सेल्स। ओके, देयरफॉर RH पॉजिटिव ब्लड इज नॉट गिवन टू RH नेगेटिव पर्सन। क्या होता है, अगर आपने गलती से इनकम्पैटिबल ब्लड मतलब मैच नहीं कर रहा था और फिर भी आपने उसे ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो क्या होता है, उसकी एग्लूटिनेशन हो जाती है। एग्लूटिनेशन होता है एक साथ वो जुड़ जाते हैं। ठीक है। और क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोलिसिस हीमोलिसिस होता है। हीमोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। और यहाँ पे हम हीम की बात करें तो दैट मीन्स हीमो मतलब RBCs की मेनली, क्योंकि RBCs के अंदर ही हमारी हीमोग्लोबिन होती है ना। तो उसमें क्या है, हीमोलाइसिस हो जाता है, हमारे जो भी ब्लड सेल्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी। तो जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा इनकम्पैटिबल ब्लड चढ़ाने का। देयरफॉर RH पॉजिटिव ब्लड इज नेवर गिवन टू RH नेगेटिव पर्सन। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक RH फैक्टर होता है, वो हमारा डिटरमाइन करता है कि जो पर्सन है वो RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है। तो कभी भी RH पॉजिटिव का जो ब्लड है वो नेगेटिव को नहीं देते और नेगेटिव का जो ब्लड है वो पॉजिटिव को नहीं देते। ठीक है जी। देर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। 4 तरह के हो गए, A, B, AB एंड O। ओके। फिर अब ब्लड डोनर, कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ब्लड डोनर कौन हुआ? डोनर मतलब वही जो डोनेट करेगा ब्लड को। ठीक है। तो क्या है, अ पर्सन हु गिव्स और डोनेट्स द ब्लड टू अनदर पर्सन इज नोन एज ब्लड डोनर। वही बोला है कि जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोनेट करता है या ब्लड देता है उसको हम बोलते हैं ब्लड डोनर। ठीक है। फिर आता है ब्लड रेसिपिएंट या ब्लड एक्सेप्टर। नाम से पता चल रहा है, रेसिपिएंट मतलब रिसीव करेगा, ब्लड एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करेगा, एक ही बात है। ठीक है। अ पर्सन हु रिक्वायर्स और एक्सेप्ट्स द ब्लड, यहाँ पे आएगा, रिक्वायर्स नहीं आएगा। हु रिसीव्स, ओके, हु रिसीव्स और एक्सेप्ट्स ब्लड फ्रॉम अनदर पर्सन इज नोन एज ब्लड एक्सेप्टर। जो किसी से रिसीव करता है ब्लड या एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड रेसिपिएंट या ब्लड एक्सेप्टर। ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल होता है जो हर किसी को दे सकता है। डोनर मतलब डोनेट कर सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर मतलब हर किसी को दे सकता है। ठीक है। अ पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड टू ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ऐसा पर्सन जो सारे ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल डोनर। तो हमारे सारे ब्लड ग्रुप में से जो O ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। फिर आता है हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब क्या करेगा? ये सबसे ब्लड ले लेगा। अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द ब्लड फ्रॉम ऑल द अदर ब्लड ग्रुप। एक ऐसा पर्सन या ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो वो होता है हमारा AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है
और ओ ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। इंपॉर्टेंट थिंग है याद रखने की, ठीक है। फिर द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कंटेन एंटीजेंस कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस। फिर क्या जो हमारी मेम्ब्रेन है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स कौन थे हमारे आरबीसी। सपोज ये हमारा आरबीसी है, इसका जो हमारे पास बाहर की मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस। क्या बोलते हैं हम उनको, एग्लूटिनोजेंस। एंड पीपल हैव न्यूट्रल एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, और उन्हीं के प्लाज्मा में क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन्स। क्या बोलते हैं हम उनको, एग्लूटिनिन्स। फिर अब क्या है, द एग्लूटिनोजेंस मतलब जो एंटीजेंस थे वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, वो फिक्स होते हैं। ये नहीं है तुम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो, नहीं जी हमको तो ब्लड ए बी ही चाहिए, नहीं हमको ओ ग्रुप ही चाहिए, ऐसे नहीं होता। ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपके पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं एग्लूटिनोजेंस की बात करें, ए एंड बी, ए और बी दो तरह के हमारे पास एंटीजन है। इनकी प्रेजेंस एब्सेंस ही डिसाइड करती है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। द एग्लूटिनिन्स जो एंटीबॉडीज है इन द प्लाज्मा आर ऑफ ऑपोजिट टाइप। जैसे ए है, ठीक है, तो इसका फॉर सपोज ए एंटीजन है तो इसका ऑपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगा। हम देख लेते हैं एक बारी। तो एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनिन, एग्लूटिनोजन मतलब एंटीजन की बात हो रही है और एग्लूटिनिन मतलब एंटीबॉडी की बात हो रही है। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या हिसाब होता है, अगर तो आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एग्लूटिनोजन मतलब आपके सरफेस पे, आपके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है। और एग्लूटिनिन इन प्लाज्मा, और अब मैंने बताया था पीछे ही कि जो एंटीबॉडी होता है वो उसका ऑपोजिट होता है, तो दैट मीन्स एंटी बी एंटीबॉडी आपको मिलेगा प्लाज्मा में, ठीक है। फिर अगर बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा होगा सरफेस पे, बी, और एग्लूटिनिन कौन सा होगा, एंटी ए, इसका उल्टा, ठीक है। फिर आता है ए बी की बात करें, ए बी में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं हमारे एग्लूटिनोजन मतलब एंटीजन, दोनों ही आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, नो एंटीबॉडी, क्योंकि ए भी आ गया बी भी आ गया, अब इसका ऑपोजिट क्या, सी लाएंगे, नहीं ना, हो नहीं सकता ना, तो नो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर अगर ओ की बात करें तो नो एंटीजन, ओ तभी होता है जब आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी है इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तब हमारा कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है एंटी ए एंटी बी, क्योंकि दोनों ही नहीं है तो यहाँ लिख सकते हो ना आप एंटी ए एंटी बी। तो ये होता है हमारे पास एग्लूटिनोजन इन आरबीसी और एग्लूटिनिन इन प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ठीक है जी। अब देखें इफ योर ब्लड टाइप इज, देखो अगर आपका ब्लड ए पॉजिटिव है तो आप क्या है, आप किन किन को ब्लड दे सकते हो, ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव दोनों को दे सकते हो, ठीक है। और रिसीव किन से कर सकते हो, ए पॉजिटिव से तो कर ही सकते हो, ए नेगेटिव से भी कर सकते हो, ओ पॉजिटिव से भी कर सकते हो, ओ नेगेटिव से भी कर सकते हो। ओ से क्यों कर सकते हो, क्योंकि ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा, ठीक है। फिर आता है ओ पॉजिटिव, जो ओ पॉजिटिव है वो किन किन को ब्लड दे सकता है, वो सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। और रिसीव किन से कर सकता है, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, अपने स्पेसिफिक से ही वो रिसीव कर सकता है, लेकिन वो दे सबको सकता है, ठीक है। बी की बात करें तो बी और ए बी को वो दे सकता है, और बी और बी से ले सकता है, और ओ से तो ले गई, ठीक है। उसके बाद ए बी पॉजिटिव की बात करें तो ए बी पॉजिटिव किसको ब्लड देगा, ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है और सबसे ले सकता है, एवरीवन, ठीक है। फिर ए नेगेटिव बिल्कुल सेम है, आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो आपका ओ होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, वो सबको दे सकता है, ठीक है। और जो ए बी होता है वो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो सबसे ले सकता है, ठीक है। तो ये था ब्लड ग्रुप। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें ब्लड ग्रुप चेक करना होता है किसी का, तो ब्लड ग्रुप स्टडी हैज़ अ ग्रेट वैल्यू इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, किसी को ब्लड चढ़ाना है, किसी को डोनेट करना है, तो ये ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ब्लड ग्रुप की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ब्लड ग्रुप स्टडी हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स। जो भी हमारे ब्लड में डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनकी भी स्टडी करने के लिए हमारे को ब्लड ग्रुप स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर है ब्लड ग्रुप स्टडी इज यूजफुल इन फोरेंसिक मेडिसिन। जो फोरेंसिक साइंसेज होती हैं जैसे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है, उन सब के लिए भी ब्लड ग्रुप को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप स्टडी इज हेल्पफुल इन एक्सपेरिमेंटल पर्पस। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको तो उसके लिए भी आपको ब्लड ग्रुप स्टडी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप। अब RH फैक्टर की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ एन एग्लूटिनोजन। हमको पता है एग्लूटिनोजन क्या होता है, एंटीजन ऑफ रीसस मोंकी। RH से तभी बोलते हैं इसको, RH इसको तभी बोलते हैं क्योंकि हमें कहाँ से मिला है, कहाँ से हमने इसको ढूंढा है, रीसस मोंकी से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एंटीजन A एंड एंटीजन B, अबाउट 80 to 90% ऑफ द पीपल कंटेन वन और मोर एंटीजन ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द RBCs कॉल्ड RH एंटीजन और रीसस फैक्टर। क्या होता है, ये हमारा RBC है, इसके सरफेस पे हमें पता है एंटीजन होते हैं, A है, B है, ठीक है। इनके अलावा 80 to 90% लोगों में क्या होता है, एक और एंटीजन भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं RH एंटीजन, ठीक है, RH एंटीजन, या फिर हम उसको बोलते हैं रीसस फैक्टर, ठीक है। इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट, तो अब ये अगर प्रेजेंट होता है, ये RH एंटीजन अगर RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो पर्सन को बोलते हैं कि वो RH पॉजिटिव है। अगर ये एब्सेंट होता है तो पर्सन को बोलते हैं RH नेगेटिव। तभी बोलते हैं जैसे फॉर सपोज किसी पर्सन का AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो पॉजिटिव हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे RH फैक्टर प्रेजेंट है। और अगर फॉर सपोज A नेगेटिव है पर्सन का ब्लड ग्रुप, तो A नेगेटिव कैसे है, क्योंकि जो पर्सन के RBC का जो सरफेस है उस पर RH नेगेटिव RH एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो एब्सेंट है तो तभी हम उसके ब्लड ग्रुप में नेगेटिव लगाते हैं। तो अब समझ आ गया आपको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगता है ब्लड ग्रुप में, एब्सेंस और प्रेजेंस बताता है ये हमारे रीसस फैक्टर की या RH एंटीजन की, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है इस RH फैक्टर की बात करें तो RH फैक्टर हैज़ अ ग्रेट वैल्यू इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करता है, क्योंकि आप गलती से अगर RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को चला दोगे तो वहाँ पे हीमोलाइसिस हो जाएगी, पीछे बता चुकी हूँ, सेल की ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसीलिए ट्रांसफ्यूज करने से पहले चेक करना ज़रूरी है कि पर्सन RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है, ठीक है जी। RH factor is helpful in detecting the blood group of child by considering fathers and mothers blood group। जैसे कि अगर फादर का A है और मदर का AB है तो चाइल्ड का क्या क्या होगा, तो वो ऑप्शन बताने में हमको कौन हेल्प करता है, RH फैक्टर हेल्प करता है, ठीक है। अगर अब कुछ टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस को हम इंट्रावैस्कुलर क्लोटिंग भी बोलते हैं। इंट्रावैस्कुलर याद रखो, इंट्रावैस्कुलर, इंट्रा मतलब अंदर, वैस्कुलर मतलब कोई वेसल में। फॉर सपोज ये वेसल है, उसके अंदर अगर मेरी क्लॉट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रावैस्कुलर क्लोटिंग, ठीक है, या हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। हो गया, फॉर्म हो गया हमारा ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल, ऊपर डायग्राम में मैंने बना दिया, ठीक है। विच में ब्लॉक द ब्लड सर्कुलेशन, अब यहाँ से ब्लड जा रहा होगा, अब इसकी सर्कुलेशन को ब्लॉक हो गया ना, अब यहाँ कहाँ से जाएगा ब्लड, नहीं जा सकता, तो ब्लॉक हो गई उसकी ब्लड सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। द क्लॉट विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द ब्लड वेसल इज नोन एज थ्रोम्बस। इस क्लॉट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस, ठीक है जी। Thrombosis may be caused because of slow blood flow or infection to the inner side of blood vessel। Causes में अगर बात करें तो क्या क्या है, अगर बहुत स्लो ब्लड फ्लो कर रहा है या फिर इन्फेक्शन है कोई ब्लड वेसल में तो उस कारण से क्या हो जाता है, हमको थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ठीक है। अब है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म तो एम होता है इन, ठीक है, और बोलस होता है मास, मतलब हमारे वेसल में कोई फिर से मास आ जाएगा। वही सेम है थ्रोम्बोसिस की तरह, फर्क ये है कि इसमें बबल होता है, बबल ऑफ एयर होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये ब्लड वेसल है तो यहाँ पे कोई एयर का बबल अड़ जाएगा, ठीक है, कोई डेब्रिस हो गई सेल की टूटी हुई, कुछ ऐसी चीज फंसेगी, ठीक है, रेदर देन क्लॉट। क्लॉट कम केसेस में होता है, हो जाता है कई बारी, बट क्लॉट बहुत कम केसेस में होता है। बबल ऑफ एयर, डेब्रिस पार्टिकल ये ज्यादा होते हैं, ठीक है।
तो डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलस। अब इस चीज़ को हम उसमें थ्रोम्बस बोलते थे, इसमें क्या बोलेंगे इसको, एम्बोलस। तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलस इन द ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड स्ट्रीम में एम्बोलस बना और उसने जाके एक ब्लॉक कर दी हमारी ब्लड सर्कुलेशन एक वेसल में अड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म। अब आता है हमारे पास फेगोसाइटोसिस। ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। फेगोसाइटोसिस WBC का फंक्शन होता है, द प्रोसेस इन विच द सेल एनगल्फ्स और इंजेस्ट द माइक्रोब्स, फॉरेन पार्टिकल एंड डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय देम विद इन द सेल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास फॉरेन पार्टिकल है, तो ये सेल हमारा इस पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा, ठीक है, अपने अंदर ले लेगा, अंदर जाके इसकी डाइजेशन कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा सेल में ही। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, फेगोसाइटोसिस। एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये हमारे पढ़ चुके हैं हम, ये फेगोसाइटिक एक्शन करते हैं, हमको पता है, ठीक है। फिर आता है हीमोलाइसिस। बता चुकी हूँ, हीम मतलब आरबीसीज और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो हीमोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। द हीमोग्लोबिन कम्स इनटू द प्लाज्मा आफ्टर ब्रेक डाउन। जब आरबीसी के अंदर फॉर सपोज ये चेन है हमारी हीमोग्लोबिन की, तो जब ये इसकी ब्रेक डाउन हो गई तो ये टूट गया हमारा, तो जो ये चेन्स हैं वो हमारी प्लाज्मा में रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस, ओके। अब आता है फिब्रिनोलाइसिस। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनो मतलब फिब्रिन्स हो जाएगा, ठीक है जी, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। तो फिब्रिनोलाइसिस क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फिब्रिन थ्रेड विद इन द क्लॉट। क्लॉट में होता है फिब्रिन, हम पढ़ चुके हैं, ब्लड कोआगुलेशन उसमें था फिब्रिन हमारा। तो जो फिब्रिन की ब्रेक डाउन होनी विद इन द क्लॉट बाय द एक्शन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, कोई एंजाइम ने उन पे एक्ट किया, उसको बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। दोबारा बताती हूँ, जो फिब्रिन है उसकी ब्रेक डाउन हो जानी बाय द एक्शन ऑफ सम एंजाइम्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। अब क्या क्या डिसऑर्डर है, क्या क्या बीमारियां हैं ब्लड की। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एनीमिया। एनीमिया होता है जब हमारे पास आरबीसी का नंबर रिड्यूस हो जाता है, जब हमारे में खून की कमी हो जाती है। आरबीसी हीमोग्लोबिन कैरी करता है, तो वही हमारा खून बनाता है मेनली। तो अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तब हम कहते हैं कि पर्सन को एनीमिया हुआ है, ठीक है जी। एनीमिया मीन्स डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज कम हो गए हमारे ब्लड में, या हम कह सकते हैं डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी कम होंगे तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ठीक है जी। अब अगर बात करें कॉजेज या रीजन ऑफ एनीमिया की, कि क्या क्या रीजन है, क्या क्या कॉजेज है एनीमिया के, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। अगर ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे फॉर सपोज हेमरेज हुआ है किसी पर्सन को, ठीक है, तो उसका ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो उस वजह से भी पर्सन को एनीमिया हो जाता है। फिर है फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसीज। रेड बोन मैरो का काम क्या होता है, आरबीसीज को बनाना। जब आरबीसीज वो ढंग से नहीं बना रही है, वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, आरबीसीज कम हो जाएंगे और हमें एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बाय हीमोलाइसिस। अगर कोई बाय चांस हीमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में, हीमोलाइसिस हो गया ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, तो वो ज़्यादा हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो डिस्ट्रक्ट होंगे आरबीसीज और कम हो रहे हैं उनका नंबर, तो कम हो रहा है उनका नंबर, तो हमें क्या हो जाएगा, उससे एनीमिया। फिर आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन की कमी है तो हमारा हीम पार्ट नहीं बनेगा हीमोग्लोबिन का, और हीम पार्ट नहीं बनेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारा आरबीसी नहीं बनेगा, तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज बन रहे हैं लेकिन वो डिफेक्टिव है, वो किसी फंक्शन कुछ फंक्शन नहीं कर रहे, खराब है वो, तो भी कोई फ़ायदा ही नहीं है उनका, तो वो भी एनीमिया कॉज करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एनीमिया है। क्या क्या टाइप होते हैं, परनीशियस, मेगैलोब्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक, सिकल सेल आयरन डेफिशिएंसी। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस वजह से हमको आरबीसी ढंग से नहीं बन पाते और हमें परनीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है।
फिर आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब हमारे जो आरबीसीज हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के बन रहे हैं लेकिन इमेच्योर है, वो कुछ फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है जब हमारा जो आरबीसी है वो काफ़ी छोटे साइज़ के हो जाते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे आरबीसी है वो सिकल शेप के हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, सिकल शेप के हो जाते हैं, तो उनका जो एच बी कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो वो हीमोग्लोबिन ही नहीं कैरी कर पाते और ढंग से फंक्शन ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो नाम से ही पता लग रहा है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जब एनीमिया होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये हमारे कुछ टाइप्स है एनीमिया के। तो अब हमारे पास एक सेकंड डिसऑर्डर आता है पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, ओके, सो मैनी दैट मीन्स अबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसीज इन द ब्लड, मतलब काफ़ी ज़्यादा आरबीसीज बन गए हैं हमारे ब्लड में, तो इसको कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। इन दिस केस द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ आर रेड एंड कंजक्टिवा इज ऑल्सो रेड। देखो अब ऑफकोर्स आरबीसी ज़्यादा है तो बॉडी में रेडनेस ज़्यादा होगी, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी स्किन की, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो माउथ की, वो हमको क्या दिखेंगी, रेड दिखेंगे, और इवन आई का जो कंजक्टिव है मतलब जो वाइट पोर्शन है वो भी हमको क्या दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। जैसे जॉन्डिस में होता है, जॉन्डिस में हमको येलो कलर का दिखता है बिलीरुबिन की ज़्यादा की वजह से, तो इसमें हीमोग्लोबिन की ज़्यादा की वजह से हमको स्किन और कंजक्टिवा रेड दिखती है। फिर बात करें ल्यूकीमिया की, तो ल्यूकीमिया हमारा थर्ड टाइप है ब्लड डिसऑर्डर का। ल्यूकीमिया मीन्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। तो इसको हम कैंसर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैंसर ऑफ ब्लड, ठीक है। कि कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाती है जब हमारे सेल की कंट्रोल में नहीं रहती, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कैंसर ऑफ ब्लड। तो ल्यूकीमिया में भी डब्ल्यूबीसीज की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो तभी इसको हम बोलते हैं कैंसर ऑफ ब्लड, ठीक है। कॉजेज क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, कई बार एक्सरे करवाते हैं तो जो आपने देखा होगा जो पर्सन होता है उसने काफ़ी सब शील्ड वगैरह पाई होती है, क्यों पाई होती है, क्योंकि एक्सरेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ये हमारे जीन्स वगैरह को, हमारे सेल्स को म्यूटेट कर देती है, उनको चेंज कर देती है और उनमें बीमारियां ला देती है। तो इस वजह से जो आयनाइजिंग रेडिएशंस है वो हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है ल्यूकीमिया करने के लिए, ठीक है। एंड सम केमिकल्स कॉज द चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द वाइट प्रिकर्सर। सो क्या होता है जेनेटिक मेकअप, कुछ ऐसे केमिकल्स हम इंजेस्ट कर देते हैं डे टू डे लाइफ में जिनको हम जैसे ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स के जो प्रिकर्सर होते हैं जिन्होंने उनको बनाना है अभी, तो उनका जो जेनेटिक मेकअप है, उनका जो सीक्वेंस है जेनेटिक, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में उनके ऑल्ट्रेशन आ जाती है और जो वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में बनते हैं, तो इनको ये भी कंडीशन कर देते हैं हमारे ल्यूकीमिया की, ठीक है। फिर आता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, पीनिया मीन्स होता है लेस, तो दैट मीन्स ल्यूकोपीनिया मीन्स द कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। अब यहाँ पर क्या है, जो आरबीसी का नंबर है वो कम हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है हमारे पास 5000 टू 10,000 होता है, 10,000 mm क्यूब ऑफ ब्लड होता है, तो अगर 4,000 से नीचे हो जाते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस। देयर इज अ कंडीशन विद द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन द ब्लड सर्कुलेशन। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ल्यूकोसाइट्स हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल ल्यूकोसाइट्स, पैथोलॉजिकल मतलब अब नॉर्मल, कोई बीमारी है, ठीक है। अब नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स अकर्स व्हेन अ ब्लड ल्यूकोसाइट काउंट इज अबव 11,000 पर mm क्यूब। अगर तो 11,000 से ज़्यादा हो गए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। हाँ, ल्यूकोपीनिया उससे भी ज़्यादा, वो रुक ही नहीं रही है ग्रोथ, हो ही जा रहे, उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, कैंसर ऑफ ब्लड, अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन इंक्रीज है, तो इसमें क्या जो सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था। अब है हीमोफीलिया।
जिसको हम ब्लीडिंग डिसीज भी बोलते हैं या ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोल सकते हो आप। इट इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लीडिंग अकर्स कंटिन्यूसली इवन विद अ माइनर इंजरी और कट। अगर आपको स्किन पे थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, इन दिस केस ब्लड डज नॉट क्लॉट। पता ही है ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो दैट मीन्स ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इट इज़ अ हेरिडिटरी डिसीज विच रन्स इन द फैमिली। ये हेरिडिटरी डिसीज है, ये पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, फिर आगे बच्चों के जब बच्चे होते हैं फिर उनको जाती है, तो ये जेनेटिकली चलती रहती है, हेरिडिटी में होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो आरबीसी, ठीक है, और फिटालिस से फीटस। ओके, तो दैट मीन्स हम यहाँ फीटस के आरबीसीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स डेथ ऑफ फीटस, मतलब फीटस का डेथ हो जाना ड्यू टू मास डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स सेल्स when their RH negative blood happens to receive rhesus antibodies from the blood of the mother। क्या होता है, कई बारी जैसे कि RH पॉजिटिव मदर है लेकिन उनका जो बेबी है जो उनके पेट में इस टाइम है वो RH नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बताया था पॉजिटिव नेगेटिव के नहीं करते हैं, लेकिन अब तो वो उनके अंदर ही है। तो जब हल्का सा भी जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो मदर का ब्लड उस RH नेगेटिव ब्लड के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज तब बनती है जब फॉरेन चीज़ आती है बॉडी में, तो मदर के लिए जो वो RH नेगेटिव ब्लड है वो फॉरेन ही है, तो मदर का जो एंटीबॉडी मदर का जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाएगा बेबी के लिए, बेबी के ब्लड के लिए, जो कि बेबी के अंदर जाएगा और उनके जो आरबीसीज है उनको डिस्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी फीटस की। ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने, व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमेन विद RH नेगेटिव ब्लड बियर्स एन RH पॉजिटिव बेबी। इन्होंने ऑपोजिट सिचुएशन दी है, सेम बात है कि अगर वुमेन है उसका RH नेगेटिव ब्लड है और उसका जो बेबी है वो RH पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम अपीयर्स इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाती है अच्छे से फीटस की, तो जो RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स हैं बच्चे के वो पास हो जाते हैं इनटू ब्लड ऑफ द मदर में। ठीक है, हु रिएक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग रीसस एंटीबॉडीज। वो क्या करती है, फिर रीसस एंटीबॉडीज बनाती है जो कि फिर बच्चे में पास हो जाते हैं, और जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो आरबीसी हैं बच्चे के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और पहले भी हो जाते हैं कुछ और आफ्टर बर्थ भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है फीटस की। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, मदर RH पॉजिटिव है, फीटस हमारा मदर हमारी RH नेगेटिव है और फीटस हमारा RH पॉजिटिव है। तो जब इसका ब्लड इधर जाएगा तो इधर से कुछ एंटीबॉडीज आएंगी जो कि वहाँ के आरबीसीज को क्या करेंगी, डिस्ट्रक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से फीटस की क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सो थैंक यू एंड आई होप आपको ये